सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल साहू, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय पोखरण। आज हम जोधपुर यूनिवर्सिटी अर्थात जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के बीए भाग तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमने पूर्व के वीडियो में भी आर्थिक भूगोल की अर्थ परिभाषाएं और विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में आर्थिक भूगोल का विकास क्रम और बदलती परिभाषाएं को अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल के वर्तमान स्वरूप का विकास प्रधानतः 20वीं शताब्दी में हुआ। विषय क्षेत्र का विकास मनुष्य के आर्थिक कार्यों के विस्तार एवं जटिलता से जुड़ा हुआ है। ये हमें पता है कि प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक मानव अपने आर्थिक क्रियाकलापों में परिवर्तन करता आया है और यह क्रमशः जारी भी रहेगा। अर्थात दोनों ही क्षेत्रों में 20वीं शताब्दी में प्रगति हुई। यही कारण है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में इसकी विभिन्न परिभाषाएं मिलती हैं। आर्थिक भूगोल के विकास को हम मुख्यतः 4 चरणों में बांट सकते हैं। पहला प्रारंभिक युग, दूसरा अंतर विश्व युद्ध काल, तीसरा द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल और चौथा उत्तर आधुनिक काल। हम यहाँ प्रत्येक युग का क्रमशः वर्णन करेंगे और उनकी प्रवृत्तियाँ हमें देखने को मिलेगी। किंतु यहाँ पर मैं एक बात यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें कोई तिथि नहीं है, बल्कि ये युग है, अर्थात संक्रमण क्षेत्र है ये। अर्थात प्रारंभिक युग जो है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से सामाजिक डार्विनवाद के प्रभाव से निरंतर मानव के वर्तमान आर्थिक कार्यों की व्यापकता की नींव औद्योगिक क्रांति से पड़ती है। अर्थात जो प्रारंभिक युग है उसका प्रारंभ डार्विनवाद के सामाजिक डार्विनवाद के प्रभाव से और औद्योगिक क्रांति का इस पर प्रभाव पड़ा। दोनों ने ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपना प्रभाव छोड़ा। अतः स्वभावतः आर्थिक भूगोल के स्वतंत्र अस्तित्व का बीजारोपण भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हुआ। हम यह देखते हैं कि आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम जो उदय था वो वाणिज्य भूगोल के रूप में हुआ था, जिसे 1862 में एंड्री की विश्व व्यापार का भूगोल ज्योग्राफी डी वाल्ट्रंड नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने वाणिज्य भूगोल का श्रीगणेश किया था। और इसी के पश्चात बाद में वाणिज्य भूगोल का आर्थिक भूगोल के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। किंतु प्रारंभिक युग में वाणिज्य भूगोल के रूप में ही इसका अध्ययन किया जाता था। वाणिज्य भूगोल में विभिन्न देशों के व्यापार संबंधी जो आंकड़े ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यूरोप में इस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत ज़्यादा महत्व था। सर्वप्रथम 1882 में जर्मनी के गोतज ने आर्थिक भूगोल का वाणिज्य भूगोल से भिन्न अर्थ में व्यवहार किया। उन्होंने आर्थिक भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी। अर्थात हम स्पष्ट है कि जो गोतज विद्वान थे उन्होंने वाणिज्य भूगोल से आर्थिक भूगोल को अलग परिभाषा रूप में परिबद्ध किया। गोतज ने बताया कि आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की प्रगतिगत विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है, जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसमें स्पष्ट है कि उन्होंने जो विभिन्न प्रकृतिगत जो विशेषताएं हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन और उत्पादन पर अर्थात प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया। यह परिभाषा उस युग की भूगोल में रेटजेल के मानव भूगोल द्वारा स्थापित प्रचलित मान्यताओं के अनुकूल थी। उस नीतिवाद युग में मानवीय पक्षों का अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण से उनका संबंध दर्शाने के दृष्टिकोण से किया जाता था, क्योंकि मनुष्य के जो कार्यों को प्रकृति के द्वारा निर्धारित माना जाता था। अर्थात पूर्व के क्लासों में भी आपने अध्ययन किया था फर्स्ट ईयर और सेकंड में कि नीतिवाद जो है वो केवल प्रकृति द्वारा निर्धारित माना जाता है। इसी मान्यता के अनुसार वस्तुओं के उत्पादन पर विभिन्न प्राकृतिक तत्वों का
अर्थात मृदा जलवायु के प्रत्यक्ष प्रभाव का विवेचन करना आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बन गया। अतः इस परिभाषा के अनुरूप आर्थिक भूगोल में व्यापार के अलावा वस्तुओं का उत्पादन भी आ गया, जबकि वाणिज्य भूगोल में मात्र व्यापार के आंकड़े ही थे। अतः यहाँ स्पष्ट है कि ये आर्थिक भूगोल और वाणिज्य भूगोल में अंतर हमें दिखाई देता है। गोतज की परिभाषा के अनुसार विभिन्न भागों की प्रकृतिगत विशेषताओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल का मुख्य क्षेत्र बन गया। यहाँ है, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। गोतज ने आर्थिक भूगोल का सूत्रपात किया, परंतु यह मात्र जर्मनी तक ही सीमित रही। ब्रिटेन में चिशोलम, अमेरिका में आइटनबैक, स्मिथ आदि वाणिज्य भूगोल को ही परिचय दे रहे थे। प्रथम महायुद्ध तक यही स्थिति रही। इस प्रकार इस समय आर्थिक भूगोल का प्रारंभ हो गया था, परंतु उसका अध्ययन वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत ही सीमित रहा। अब इसका दूसरा बिंदु आता है अंतर युद्धोत्तर काल। अंतर युद्धोत्तर काल में आर्थिक भूगोल वाणिज्य भूगोल से विलग हो गया। इसका कारण यह था कि प्रथम महायुद्ध के दौर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहज प्रवाह में बाधा उपस्थित हुई, तो औद्योगिक दृष्टि से विकसित जो देश थे उनको कच्ची सामग्री के नए स्रोत खोजने पड़े। फलतः गोतज की आर्थिक भूगोल की मान्यता बढ़ी। अब उत्पादन का व्यापक अध्ययन होने लगा, यद्यपि अध्ययन पद्धति नीतिवाद के अनुरूप ही बनी रही। 1920 के पश्चात नीतिवाद की तीव्र आलोचना हुई तथा फ्रेवे और ब्लास के द्वारा संभववाद की लोकप्रियता बढ़ी। यहाँ हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि संभववाद आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा, अर्थात जिसमें मानव को मुख्य भूमिका और प्रकृति को गौण भूमिका के रूप में रखा जाता था तथा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ ही मानव की इच्छा की महत्ता भी स्वीकार की जाने लगी। इसका आर्थिक भूगोल पर भी प्रभाव पड़ा। भूगोल के मानवीय पक्षों के अध्ययन का उद्देश्य केवल पृथ्वी और मानव के संबंध को प्रकाशित करना नहीं, वरन मानव के द्वारा पृथ्वी का उपयोग तथा पृथ्वी पर जीवन यापन करने के ढंग को प्रकाशित करना हो गया। 1925 के पश्चात आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में तीव्र प्रगति हुई और अमेरिका में कार्ल शावर, जर्मनी में हैटनर के प्रभाव से भूगोल को क्षेत्र विश्लेषण का विज्ञान सिद्ध करने के पश्चात आर्थिक भूगोल में उत्पादन है उस पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की समीक्षा मात्र करने की अपेक्षा विभिन्न प्रदेशों के जो उत्पादन क्षमता का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाने लगा। विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रदेशों के सीमांकन एवं उनकी विशिष्टताओं का निरूपण करने का रुझान बढ़ा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी नामक भौगोलिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। हविटे ने विश्व के विटलसी ने कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया। बंकर ने उत्तरी अमेरिका के कृषि प्रदेशों का विस्तृत वर्णन किया। तथापि द्वितीय विश्व युद्ध तक प्राथमिक उत्पादन का ही विशेष अध्ययन होता रहा। इस प्रकार के अध्ययन की तीव्रता द्वितीय महायुद्ध के समय इसलिए भी बढ़ी कि जर्मनी, जापान जैसे साम्राज्य लोलुप राज्य अधिकाधिक कच्ची सामग्री संपन्न एवं विस्तृत बाजार सिद्ध होने वाले देशों को हथियाने को उत्सुक एवं सचेष्ट थे, जबकि ब्रिटेन जैसे उपनिवेशवादी देश जिनका ऐसे देशों पर पूर्वाधिकार था उनके प्रयत्नों को निष्क्रिय करना चाहते थे। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु अर्थात युद्धोत्तर काल 1945 से 70 के मध्य का काल। भूगोल को लंबे समय तक अनेक विद्वान मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करने वाला ही विषय मानते रहे। यह परिभाषा चिरंजीवी भी है जो मैं आपको समय समय पर बतलाता रहता हूँ। यद्यपि अब पर्यावरण का जो अर्थ है वो अधिक व्यापक हो गया युद्धोत्तर काल के पश्चात। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय दो प्रकार के पर्यावरणों को सम्मिलित किया जाता है, परंतु अधिकतर भूगोल के जो विद्वान हैं इस परिभाषा से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इससे भूगोल का विषय क्षेत्र संकुचित हो जाता है तथा इसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। इस परिभाषा के विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि सभी विषय अपने विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। यथा वनस्पति विज्ञानी पेड़ व वनस्पति के विकास का निर्धारण करने के लिए उसके वातावरण का अध्ययन करते हैं।
इसी स्थिति में भूगोल का न तो कोई स्वतंत्र विषय वस्तु थी और ना ही कोई विषय क्षेत्र। भूगोल का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए 1925 ईस्वी में ही हैटनर एवं कार्ल शावर ने भूगोल को क्षेत्रीय विषमता का अध्ययन करने वाला विषय बताया। यद्यपि तत्काल इस परिभाषा का अधिक प्रचलन नहीं हुआ। 1939 में रिचर्ड हार्टसन ने इसका अनुमोदन किया तथा प्रतिपादन किया, जिसके फलस्वरूप द्वितीय महायुद्ध काल के उपरांत इसको अधिक मान्यता मिलने लगी। इसी के आधार पर R.E. मर्फी ने आर्थिक भूगोल को निम्न परिभाषा दी। आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताएं विषमता का अध्ययन करता है। अर्थात इसमें एक स्थान पर अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं तो दूसरे पर अलग प्रकार की समानता और विषमता दोनों का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जोन्स ने भी अपनी परिभाषा का दी। इसमें उन्होंने लिखा कि आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करता है। कुछ प्रदेश विशेष क्यों विविध वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात में अग्रणी है तथा क्यों कुछ दूसरे प्रदेश इन वस्तुओं के आयात और उपभोग में प्रमुख हैं, इसकी व्याख्या करता है। ये जोन्स ने परिभाषा दी। इसी प्रकार भूगोल को क्षेत्रीय विषमता का अध्ययन बताने में यद्यपि असमानताएं व समानता के अध्ययन का समान महत्व है, परंतु कुछ विद्वानों ने इस पर क्षेत्रीय विषमता पर बल अधिक देने का आरोप लगाया है। फलतः स्वयं हार्टशोर ने कुछ परिष्कार करके भूगोल को पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय बताया, जिससे प्रभावित होकर आर्थिक भूगोल की परिभाषा में आर्थिक कार्यों की प्रादेशिक भिन्नता का संकल्पना का समावेश हुआ। अलेक्जेंडर ने आर्थिक भूगोल की निम्न परिभाषा दी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एरियल वेरिएशन ऑन द अर्थ सरफेस इन मैनीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग, एनहेंसिंग एंड कंज्यूमिंग वेल्थ। 1950 के दशक के मध्य से प्रत्यक्षवाद के प्रभाव से भूगोल को और वैज्ञानिक बनाने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। अलेक्जेंडर ने जो परिभाषा दी है इसमें स्पष्ट है कि क्षेत्रीय विभेदन जो अर्थ सरफेस पर मानवीय जो गतिविधियां हैं वो उत्पादन उसको परिष्कृत और जो करती हैं उसका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। अतः सांख्यिकी विधियों का प्रारंभ होने लगा। अतः विश्लेषण व्याख्या करने की प्रवृत्तियाँ बढ़ी, औद्योगिक उत्पादन की तकनीकी कुशलता बढ़ी। इन सब के परिणाम स्वरूप विश्लेषण व्याख्या करने की प्रवृत्ति बढ़ी, औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर हुआ। फलतः प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और औद्योगिकरण, सामान्य आर्थिक विकास, जीवन स्तर संबंधी नवीनतम जटिलताएं पैदा हो गई, जिसके निराकरण के लिए आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र का निरंतर विकास होता गया। 1970 के दशक तक विकसित देशों में तीव्र आर्थिक विकास की होड़ और विकासशील देशों द्वारा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होने की होड़ थी। परिणाम स्वरूप विश्व के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ने लगा, निर्वनीकरण हुआ, मिट्टी अपरदन, वायु प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, मरुस्थलीकरण जैसी समस्याएं अधिक विकट रूप धारण करने लगी। इसके उत्पादन के वृद्धि के बावजूद निर्धन लोगों की संख्या में वृद्धि हुई और आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में भी बाधा उपस्थित होने लगी। अतः अंधाधुंध आर्थिक विकास की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा, दिनों दिन बड़ा होने लगा। फलस्वरूप भूगोलवेत्ताओं का ध्यान उत्पादन की अपेक्षा राष्ट्रीय संसाधन अर्थात आय को समाज के विभिन्न वर्गों की सम्यक वितरण तथा संसाधन संरक्षण की ओर आकृष्ट हुआ। स्मिथ के शब्दों में भूगोल कौन, कहाँ, क्या पाता है और कैसे पाता है का अध्ययन करने वाला विषय बना। अब हम चलते हैं 1980 के प्रारंभ में भूगोल भी अन्य विषय की भांति उत्तर आधुनिकवाद के प्रभावित हुआ। उत्तर आधुनिकतावाद मनुष्य को तर्क संगत निर्णय लेने वालों के रूप में नहीं अपितु संतोषप्रद निर्णय वाले लेने के रूप में देखना चाहता है। यह मानव के कार्यों को उसकी परिस्थितियों के दबाव में लिए गए निर्णयों का प्रतिफल मानता है। अतः आर्थिक कार्यों को भी मानव विकास के विशद परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा। मात्र दक्षता में अभिवृद्धि द्वारा आर्थिक विकास में विस्तार के दृष्टिकोण से नहीं, वरन अब विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संदर्भों में आर्थिक कार्यों का विवेचन किया जाने लगा। उक्त परिस्थितियों में औद्योगिकरण के दबाव में गहराता, पर्यावरणीय अवक्रमण, तो दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व उन्नयन अर्थात एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण से विश्व का कोई भी क्षेत्र छूता नहीं रहा। इसके चलते किसी भी क्षेत्र के आर्थिक क्रियाकलापों में और प्रवृत्ति इसको प्रभावित किया। अब हम आर्थिक भूगोल के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं तो उसके अंतर्गत यह राष्ट्रीय और प्रादेशिक अर्थतंत्रों के विभिन्न पक्षों का ही नहीं वरन अर्थतंत्रों का विश्लेषण मानव विकास के संदर्भ में करने लगा है। मानव विकास में न सिर्फ प्रति व्यक्ति आय वरन आय के वितरण में वर्गगत, संपन्न, विपन्न, महिला, पुरुष आदि अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय दशाओं का भी आकलन समाहित हो गया है। 20वीं सदी में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन होने से विकसित देशों का तृतीयक चतुर्थक सेवाओं में अनुपात बढ़ा है। अतः अब आर्थिक भूगोल में उत्पादन वितरण के साथ ही सेवाओं का अध्ययन भी महत्वपूर्ण हो चला है। अतः हमने आज आर्थिक भूगोल का जो समय के साथ जो परिवर्तन था वो हमने आज अध्ययन किया। इसको आप सुने और समस्या आने पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका निराकरण आपको कर दिया जाएगा। धन्यवाद।